नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो लोगों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई कि भैया एग्ज़ाम कब होंगे सर। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग गई, कितने दिन बाद होगा। तो एक्चुअल में ये चीज़ें चलती रहेगी। हो सकता है 10-15 दिन में ये चीज़ें पता भी लग जाएगी एग्ज़ाम कब से होने वाला है। आपको इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपना फोकस याद, अपना गोल याद रखना है कि मेरा जो गोल है वो प्रेजेंट में ग्रुप डी है। मुझे एग्ज़ाम कब होगा, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मेरी जो तैयारी है उसके ऊपर, जो खुद की तैयारी है ना, उसके ऊपर भरोसा रखना है आप लोगों को। ठीक है। और पढ़ाई को अच्छे से चलने देना है। किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए पढ़ाई में। तो दोस्तों, मैं 30 मॉक की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसका जो दूसरा फर्स्ट मॉक है मैं वो करा चुका हूँ, सेकंड मॉक में करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी क्या है ना, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो जिन लोगों ने पहले के 11-12 जो वीडियोस नहीं देखे वो देख सकते हो। हाँ, सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक का पहला मॉक आ चुका है मैथ का। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए। जो सेक्शनल मॉक आएगा मैथ का वो कल आने वाला है। ठीक है। टेक्स्ट बुक से उठाने वाला हूँ मैं उस मॉक को, तो कल आप लोगों तक आ जाएगा वो। ठीक है। तो मॉक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। हाँ, और आप लोगों की जो ये सीरीज है ना, इसमें जो मैंने पिछले 3-4 मॉक में जो अच्छा सॉल्यूशन दिया है, उसके बहुत प्यारे मोटिवेशनल कमेंट आते हैं। समझ रहे हो कि भैया आप एक्सप्लेनेशन अच्छा कर रहे हो। तो उसी एक्सप्लेनेशन को आगे भी कंटिन्यू रखूँगा मैं। तो चलो दूसरा नंबर का मॉक शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, वीडियो को आपको पूरा देखना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, खुद से भी अटेम्प्ट करके देखना है। अगर आप लोगों ने दे लिया हो तो अच्छी बात है। दोबारा आपसे जो गलती हुई है वो भी देख सकते हो, मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मैं किस प्रकार सॉल्यूशन कराता हूँ। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्यूशन करवाता हूँ। एग्जाम में कैसे करना है, बेसिक नॉर्मली आप कैसे सोच सकते हो। तो चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से हाँ, ज़्यादा प्रायोरिटी हिंदी को रहेगी। मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित उत्तक का प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कनेक्टिव इशू। संयोजित उत्तक होता क्या है? वो होता है संयोजित उत्तक जो अपने शरीर को संरचनात्मक मतलब सपोर्ट दे। तो हड्डी, बिल्कुल हड्डी देती है, और रक्त भी देता है, और अस्थिबंधन, बिल्कुल तीनों होंगे भाई, तीनों। तो पहले का जो आंसर है वो 1, 2, 3 दोनों हो गए। देखिए, ये दे दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात आपको पता है ना, ए अनुपात बी का तृतीय अनुपात क्या होता है, मैं हर बार बताता हूँ, ये होता है। तो इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया। और बी स्क्वायर माइनस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए और बी प्लस ए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ से अगर मैं बी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बी माइनस ए। और यहाँ से भी अगर मैं बी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बी माइनस ए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और मेरे पास यहाँ बी माइनस ए है या बी प्लस 1 है, ए है। तो मैं इससे ये काट दूंगा तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए और बी प्लस ए। तो ये अपना आंसर आ गया। तो कहाँ है ये ऑप्शन भाई, ये रहा ए में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कुछ नहीं है, खोलना फॉर्मूला, मतलब आपको याद होना चाहिए कि तृतीय अनुपाती क्या है, और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं हर बार कहता हूँ कि इसमें संख्या लिख लेगा 8, 10, 12 और 9। ये कितना होता है, ओ कितने पे था, 15 पे, क्यू 17 पे,
S19 पे और P16 पे। तो ये +7 हो रहा है, ये +7 हो रहा है, ये +7 हो रहा है, ये +7 हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो मेरा N14 पे आता है, तो मैं 7 जोड़ूंगा तो 21 पे कौन आएगा? 21 पे यूं आएगा, यूं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। P16 पे आता है, तो 16 में 7 जोड़ूंगा तो 23 पे क्या आएगा? 23 पे W आएगा, W आएगा, ये रहा, X नहीं आएगा। तो ए लगाओ। देखो आपको क्या करना है, टाइम कैसे बचाना है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे बचाना है। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। आपको ऑप्शन दिखा, आपने पैटर्न पकड़ा, ऑप्शन दिखा और लगा के चले गए, ठीक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में एक था? बिल्कुल भाई, इसका देख मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो है डोमर मॉडल पर आधारित है, सबको पता है ये बात, सबको पता है ना। और उसमें किस पर ध्यान दिया गया था? उसमें आपके कृषि पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर, है ना। और इसमें कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों पर ध्यान दिया गया था। और इसमें 3 जो अपने औद्योगिकरण के जो मैं कह प्लांट उद्योग, राउरकेला, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, 3 स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि और यार ये तो तीसरी पंचवर्षीय 1960 हाँ 66 या 69 तक हुई थी। पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक हुई थी, ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बता दिया। मैं जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो आपका लक्ष्य था ना वो था गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लिखूंगा नहीं मैं ज़्यादा, ठीक है। और जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब हुई? 1969 से 74 तक, ठीक है। तो इसमें ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो लक्ष्य बनाया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम को, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1952 में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सबके बारे में, तो चौथा ऑप्शन आ गया इनकी चौथी पंचवर्षीय योजना। 2 मिनट लगे लेकिन आपको पंचवर्षीय योजना की काफ़ी जानकारी हो गई। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये क्या है ना, अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अगर इसको खुले में रख दोगे ना तो ये आग पकड़ लेता है, इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बोल रहा कि व्यंजक x⁴ माइनस 8x² प्लस m एक पूर्ण वर्ग होगा जब m का मान, एक बार बताओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x² प्लस x प्लस 1, ये जो चीज़ होती है ना, इसमें से b² - 4ac निकालना होता है, इसको 0 रखना होता है। यहाँ से जो मान आता है ना वो पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग एक संख्या है। एक बार बताओ, क्या मैं इसको x² का स्क्वायर नहीं लिख सकता और इसको 8x² नहीं लिख सकता, इसको m लिख सकता हूँ? अगर मैं x² की जगह ऐसी कोई संख्या रख दूं जिससे मुझे ये चीज़ आसानी से मिल जाए, मैं x² की जगह मान लो कि y रख देता हूँ, तो यहाँ से y² 8y प्लस m मिल गया। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं बन गए? यहाँ से बिल्कुल बन गए सर। तो एक बार बताओ, अब मुझे मान ही तो रखना है, b की जगह मैं क्या रखूंगा? या -8 है, सॉरी -8 है, तो -8 का स्क्वायर -4, यहाँ तो 1 है, 1 m, c की जगह क्या है? m, तो m बराबर 0। तो ये 64 - 4m बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा? m बराबर -64 बटे -4, तो क्या 16 मिल गया? 16 इसका आंसर आ गया, ये रहा 16। भाई 16 कहाँ है? ये रहा। बिल्कुल भाई, द्विघात समीकरण से ऐसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको ये क्या है? -3
ये कितना है -6 -9 -12, तो माइनस क्या होगा 15 होगा 15। तो कहाँ है भाई 209, ये रहा 209। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? बिल्कुल, एक बार बताओ, द्रविड़ वास्तुकला शैली होती कहाँ पे है? दक्षिण के मंदिरों में। तो भैया, तो क्या सर उत्तर के मंदिरों में क्या होता है? उत्तर के मंदिरों में आपकी कौन सी शैली होती है यार? अरे यार एक्चुअली में मुझे याद ही नहीं आ रहा। एक उत्तर प्लस दक्षिण के जो मंदिरों में होती है वो वैसा शैली होती है, और जो उत्तर के मंदिरों में होती है वो मुझे याद नहीं आ रहा। अगर याद आता तो मैं बता दूंगा। तो द्रविड़ वास्तुकला शैली दक्षिण के मंदिरों में, तो दक्षिण कहाँ है भाई? कोणार्क कहाँ है? और उड़ीसा में, बिहार में, ठीक है। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। तो यहाँ पे दक्षिण में तो हम्पी ही है, तो हम्पी में ये होगी भाई कि कौन सी द्रविड़ वास्तुकला शैली। कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में या निर्वात में प्रकाश की चाल जिसमें जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती? तो ये जो नियम है ना भाई, ये जो नियम है वो आपेक्षिकता का सिद्धांत है, ध्यान रखना। यानी कि आपेक्षिकता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु है ना, वो खाली निर्वात में यात्रा नहीं, मतलब जो नॉर्मल में यात्रा कर सकती है ना, उतनी तेज खाली निर्वात में नहीं कर सकती। नेक्स्ट, 4523 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? बिल्कुल भाई, ये कौन से वर्ग के आसपास है? एक बार बताओ। 60 का 36 होता है और 70 का 49 होता है, 4900। एक तो 3600 हो गया, एक 4900 हो गया। ये किसके नजदीक है? 4900 के नजदीक है। और 45 का स्क्वायर क्या होता है? 45 का स्क्वायर, ये सॉरी 65 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है? 4225। अगर 65 का स्क्वायर 4225 है तो यानी कि 65 से ज़्यादा ही होगा। तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? अब देखो, 4225 है तो 46 से तो ज़्यादा ही होगा। देखो एक अंदाज़ा लगाओ, हम जब भी कोई स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें लगभग +1 होता है। अगर मैं यहाँ ये अगर 45 का है, सॉरी 65 का है, तो 66 का 43, 44 और 67 का 44 के आसपास होगा, 46 के आसपास, मतलब आसपास यही। तो मैं 68 का स्क्वायर क्या होता है? 68 का स्क्वायर मैं देखता हूँ। 68 का स्क्वायर निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 32 हुआ, 32, 100 में से 32 कम है तो मैं 32 कम कर दूंगा, मेरे पास 36 आ जाएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 10 जोड़ूंगा, 46 और 24 को ऐसे ही लिख दूंगा, तो 46 24 हो गया। तो 46 24 में 45 23 में कितने जोड़ने पर 46 24 आ रहा? तो 101, 101। तो इनके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 101 जोड़ना पड़ेगा भाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आनी चाहिए। देखो इसमें लिखो 16 1 16 5 18 19, ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए भाई। मैं बार बार ये नंबरिंग तो नहीं बताऊंगा। 20 8 20 20, ये क्या है? +6 है, ये प्लस क्या है? 5 है, +4 है, +3 है, +2 है, +1 है। यानी कि क्या कर रखा है? +5 से शुरू कर रखा है, यानी कि और +1 तक खत्म कर रखा है। 10 में मैं कितना जोड़ूंगा? +5 +6 तो 16 आ जाएगा। 16 पे क्या आता है? P। और एक बार बताओ, 21 में मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 26Z PZ, ये Y वाला खत्म। और N 14 पे आता है, 14 में 4 जोड़ूंगा, 18 पे कौन आता है? R, बिल्कुल। 7 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 10 पे कौन आता है? J, तो I वाला गया। मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? मेरा ध्यान ऑप्शन में भी होना चाहिए ना भाई। या 12 L 12 पे आता है तो 2 जोड़ूंगा तो 2 14 क्या आएगा? N, तो ये गया। तो क्या बच गया? लास्ट वाला ऑप्शन बच गया।
ये आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। एक्चुअल में यहाँ वो लिखना नहीं पड़ता ये चीजें, फटाक करो निकलो। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की प्रणाली कैसी है। क्या सबको पता है कि भारत में जो सरकार की प्रणाली वो संसदीय प्रणाली है। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, यह बात ध्यान रखना। संवै की इकाई, संवै को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? मोमेंटम। ओके, मोमेंटम। एक बात बताओ, संवेग होता क्या है? मास इनकी द्रव्यमान इंटू वेग। एक बात बताओ, अगर संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, उसका द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट किया जाता है? किलोग्राम में। और वेग को मीटर प्रति सेकंड में। तो यही तो नहीं हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड कहाँ है भाई? ये रहा। बिल्कुल, आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर जाओगे, नहीं याद तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर पर 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में 11,310 हो जाती है। एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया आपने? ये क्वेश्चन अपने सेम डिट्टो क्वेश्चन पहले किसी मॉक में आया है, समझ रहे हो? अगर किसी मॉक में आया तो आपको तो ये याद होना चाहिए ना भाई कि कैसे करना है। अगर ये 3.5 और 5 वर्ष के बीच अंतर दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष का अंतर, 5 और 3.5 के बीच 1.5 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1.5 वर्ष, सॉरी 1/2 लिखना था यहाँ पे ना। अब एक बात बताओ, 1.5 वर्ष का अंतर 11,310 में से अगर 257 घटा दूंगा तो यहाँ कितना जाएगा? 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आज ये क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब ये जो आया ना, ये कितने का अंतर आया? ये 1.5 साल का अंतर है। मैं इसको 3/2 लिख सकता हूं। तो यहां से कितना जाएगा? 3,351, यानी कि 702। यानी कि 1 साल का जो ब्याज है ना वो 702 आ गया। तो 5 साल का ब्याज कितने वर्ष का? 3.5 साल का ब्याज कितना जाएगा? एक बार 702 कितने वर्ष का आ गया? 2 वर्ष का आ गया। तो कितने का? ये सॉरी 1 वर्ष का आ गया। तो 7/2 वर्ष, 3.5 साल का कितना आ जाएगा? तो यहां से मैं 351 बार काटूंगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 7,542। यानी कि जो 3.5 साल का ब्याज ये आ गया। अगर मैं 257 में से 2457 घटा दूंगा तो क्या मेरे पास मूलधन आ जाएगा? ये 8 और ये 7, क्या मेरे पास मूलधन आ गया? ये क्या आ गया? मेरे पास मूलधन आ गया भाई, मूलधन। अब ये कह रहा है कि मूलधन पर जो 4.5 साल समान ब्याज दर पर 7.5, मतलब पहली बात तो ब्याज दर निकालना है अभी मुझे। तो ब्याज 702 था, कितने पर? 7800 पर। तो ये कितना आ गया भाई? ये कितना आ गया? 9% मेरा ब्याज दर आ गया। अब इसने पूछा क्या है? 8400 पर समान ब्याज दर, 9 पे ब्याज दर पर कितना? 4 से 2/3 साल के लिए ब्याज। तो इसको मैं क्या 14/3 नहीं लिख सकता? तो यहां से काट लो भाई। अब एक बार बताओ, 00 तो आएगा ही आएगा। सॉरी 100 भी तो आएगा ना। हाँ 100। तो ये 0 गया। अब पीछे क्या आएगा देखना, 3 चौक 12 और 12 चौक 48, यानी कि पीछे 8 आएगा। 8 किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मैं पूरी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? देखो, अगर इसमें आप देख सकते हो ना, अगर मल्टीप्लाई लग सकता है तो 7 का मल्टीप्लाई आएगा। ये भी आप सोच सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि 84 है तो 7 से कटेगा ही नहीं हो। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अथर्व का विवाह किससे हुआ? चेतना से, जो दिलीप की इकलौती बहन थी। अथर्व का विवाह किससे हुआ? चेतना से। चेतना एक लड़की हो गई क्योंकि वो बहन हो गई किसकी? दिलीप की। ये भी ध्यान रखना, चेतना ज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? जहां ज्ञान मिला मुझे वही खत्म कर दूंगा भाई। चेतना के दादा कौन है? मुकुल है। इनके कोई पिता होंगे और इसके कोई दादा कौन होंगे? मुकुल। मुझे थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था यार। ओके,
नेहा का विवाह मुकुल से हुआ, तो नेहा क्या हो गई, दादी हो गई। उनके दो पुत्र हैं, हार्दिक और भावेश, यानी कि हार्दिक हार्दिक और भावेश किसके पुत्र हैं, दो के, भावेश। ठीक है, हार्दिक अविवाहित है, बिल्कुल। तो फिर ये भावेश की, यहाँ भावेश की हो जाएगी, इसको मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, भावेश की, ठीक है, भावेश की बेटी हो जाएगी। अंजलि नेहा की पुत्रवधू है, यानी कि अंजलि भावेश से विवाहित है। ये थोड़ा सा गलती हो गई यार, ये मुझे क्या है ना, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था यहाँ पे। ज्ञान दिलीप और एकता का पुत्र है। ज्ञान को क्या है, दिलीप और एकता का पुत्र है, ज्ञान। ये लो भाई, ज्ञान दिलीप और एकता का पुत्र है। तो चेतना ज्ञान से किस प्रकार संबंध हुई, भाई पापा की बहन है, तो क्या बुआ हो गई, बुआ, बुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कैप्स लॉक जैसे कि पिक्चर्स को शुरू या बंद करने के वाले बटन। एक कैप्स लॉक होता क्या है, कैप्स लॉक एक क्या होता है, टॉगल की होता है, टॉगल की। देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीकेशन है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या ना क्वेश्चन के ऊपर ले गया था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट लिख सकता हूँ, अंडर रूट 256, और 1331 1/3 को मैं क्यूब क्या लिखूंगा, घन, प्लस 23 इंटू 13। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16। 1331 किसका घन होता है, 11 का, प्लस 23 इंटू 9, सॉरी 23 इंटू 13 39, 3 बचा, 13 26 299। एक बताओ, यहाँ से प्लस 5 बचा तो क्या 304 नहीं होगा, 304, ये लो 304 इसका आंसर है भाई। 1/2 का मतलब भाई वर्गमूल होता है। ए पंक्ति के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है। मैं क्या बोलता हूं कि ए है ना, पंक्ति है, यहां पे कोई पंक्ति है, वहां से 13वें स्थान पर खड़ा है कौन, ए और बी के बीच दो व्यक्ति, और बी ए के बाद खड़ा है, ओके। यहां पे दो व्यक्ति हो और बी यहां पे खड़ा है, कौन, बी, इनके बीच दो व्यक्ति हो गए। पंक्ति से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, तो कतार में आरंभ से बी का स्थान क्या होगा। एक बार बताओ, ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 पर बी खड़ा है। अगर मैं 8 लोग घटा दूंगा, यहां से देखना 15 टोटल है, इनमें से 8 लोग घटा दूंगा तो 7 बच जाएंगे, 7, और बी का स्थान कौन सा आ जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा, 8वां स्थान। क्या ये बात समझ में आ गई, 8वां। जहां आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया ना भाई, कमेंट कर दिया करो। मेरा काम ही है आपको लोगों को समझाना। आप लोग कमेंट कर देते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लोगों को सॉल्यूशन दे देता हूं, उसका अच्छे से समझा के। देखना, शूटिंग गार्ड किससे संबंधित है। पहली बात, शूटिंग है तो टेनिस से तो संबंधित होगा नहीं। टेनिस से गया तो टेबल टेनिस से भी गया, तो यार ये नहीं पता यार, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता भाई। मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में, मछलियों में कितने हृदय होते हैं भाई, 2 कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय और हृदय होते हैं मछलियों में। अब द्विकोष्ठीय कहाँ है भाई, ये 4 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, तो द्विकोष्ठीय एक ही है, तो इनकी इसमें एक आलिंद होगा, एक नीले होगा। जो 4 कोष्ठीय उभयचर जो जंतु होते हैं ना, उनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था ये क्वेश्चन, उभयचर में कितने मतलब कितने कोष्ठीय हृदय होता है, ध्यान रखना। 21वां क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर होता है। एक बार बताओ, वर्त का परिमाप क्या होता है, 4a। वर्ग का परिमाप, सॉरी वर्ग का परिमाप 4a होता है। ये वर्ग ऐसा होता है ना, वर्ग ऐसा, वर्त ऐसा होता है। और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, 22/7 इंटू 7 लिख दिया, 7 से 7 गया तो 4a बराबर क्या बच गया, 44। तो a बराबर मुझे क्या मिल गया, यानी कि वर्ग की भुजा क्या मिल गई मुझे, ये मिल गई। ये वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr² होता है, और अनुपात किससे है, वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। πr² को 22/7 लिख सकता हूँ, 7 त्रिज्या मेरे पास दे रखी है 7, a मेरे पास 11 × 11 आ गया,
ठीक है, 11 से ये कटा 2 बार, ये कितनी बार गया, 7 से 7 गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 14:11। ये मेरा रेशो आ गया 14:11, ये रहा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको फॉर्मूले याद है तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैंने पिछले मॉक में बताया था, जब भी ऐसा दिखे पहले इनकी नंबरिंग लिख लिया करो, 18, 1, 9 और 14, इनको जोड़ लो, 19, 28 और 42 हुए। तो ये 42 के आसपास है, 42 के आसपास। हाँ सर ये 42 के आसपास तो है। 44, तो इसमें 2 जोड़ा गया है कुल मिलाकर। 2 कैसे जोड़ा गया है, तो मैं आपको पिछले मॉक में बताया था कि ऐसे जोड़ा जा रहा हूँ, तो या तो क्या जोड़ा गया होगा, या तो वोवल जोड़ा गया होगा या कॉन्सोनेंट जोड़ा गया होगा। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो जोड़ा गया होगा। अब इसमें 2 तो कॉन्सोनेंट है, दो ही वोवल है। समझना मेरी बात को। तो मुझे यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, अब मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। मैं लिखूंगा ना एक बार के लिए, 3, 12, 15, 15, 30 और 21, 51, 51, 55, 55, 55 में 3 जोड़ा गया, 3 कौन से, सी, एल और डी, यानी कि वो कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन जोड़ा गया, व्यंजन, यानी कि 3 व्यंजन जोड़ा गया। तो यहाँ से देखना, इसको लिखना 21, 13, 2, 18, 5, 12, 12 और 1। और कॉन्सोनेंट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है भाई, 5। तो ये कितना, 21, 13, 34, 36, 54, 59 और 24, 83, 84, 84, 5, 89 भाई, ये 89। आपके जोड़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए, मैं पहले बता दूं। सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटर पर आईटी मंत्रालय के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो शायद एक गूगल क्लाउड हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रभावित होने के समय समानुपाती होता है? तो क्या ये नियम आप लोगों को पता है? जूल का नियम या हुक का नियम होता है, ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा, हुक का नियम या जूल का नियम। तो मैं इसमें प्रेजेंट में हुक का नियम लगा के चल रहा हूं, हुक का नियम, देखते हैं क्या होता है। ए ऑप्शन लगा दिया भाई मैंने, ऑप्शन। यदि लाभ करिए मूल्य से 70% कम है, यानी कि अगर 10 लाभ, मैं 70 को 7/10 लिख सकता हूं। अगर मेरा सीपी 10 है तो मेरा लाभ क्या होगा, लाभ प्रॉफिट वो होगा 3। 7 कम है ना। विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य, एक चीज बताओ, अगर 10 सीपी और 3 प्रॉफिट है तो विक्रय मूल्य मेरा 13 हो गया, सीपी कितना हो गया 10, तो 13-10 का रेशो आ गया भाई, 13-10 का रेशो। भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट या हानि, यही होता है। इस क्वेश्चन को देखो, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर के एल और ओ कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। एन के ठीक बाएं कौन बैठा है, एन के ठीक बाएं बैठने के लिए मुझे 2 कथन दिए गए, 2 कथन। तो मुझे एक चीज बताओ, अब मैं एक पहला कथन उठाता हूं, के है ना, के एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, के 5 व्यक्ति बना दिए मैंने, एन के दाएं दूसरे स्थान पर, एन के दाएं दूसरे स्थान पर। एम और ए के निकटतम पड़ोसी, एम और ओ और एम। एन के ठीक बाएं कौन बैठा है। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 हो गए तो बच कौन गया, एल। तो एन के ठीक बाएं कौन बैठ गया, एल, यानी कि पहला तो आ गया, पहला तो पर्याप्त है। तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह वाला तो, अच्छा यह वाला हो सकता है ना भी, ठीक है ठीक है। तो ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब एक चीज बताओ, मैं यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 5 व्यक्ति मैंने बना लिए, एल के दाएं दूसरे स्थान पर, एल है ना, के दाएं दूसरे स्थान पर, के दाएं दूसरे स्थान पर। एल एम और एन का निकटतम पड़ोसी है। एल क्या है, एम या एन का निकटतम पड़ोसी है।
क्या मुझे एम और एन की जगह पता है कि एम यहाँ आएगा एन यहाँ आएगा? नहीं पता ना भाई। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि एन के बाय कौन सा होगा? एन के बाय के भी हो सकता है, एन के बाय एल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इनकी दूसरा तो नहीं है भाई। तो कौन सा आ गया? ए ऑप्शन आ गया भाई, ए ऑप्शन। इनकी पहला पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है। भाई एक बार बताओ, प्रार्थना सभा की समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ 1867 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कण किसी अन्य आवेशित कण या किसी अनावेशित कण पर कार्य करता है? बिल्कुल भाई। मैं आपको, जब मैंने मॉक सीरीज स्टार्ट की थी तो एक बल आया था स्थिर वैद्युत बल। उसमें मैंने आपको बताया था जो स्थिर वैद्युत बल होता है ना, वो दो आवेशों के मध्य, कौन सी? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, दो आवेशों के मध्य। मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूं। अब इसमें क्या है, एक कण है और अन्य कणों के बीच कण पर कार्य करता है। तो कौन सा हो गया? दो कण हो गए कुल मिला के। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया भाई, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, न्यून कोण, एक्यूट एंगल और राइट एंगल, ओके। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण से होता है। बिल्कुल भाई, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, अभी मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि मैं इसको डीपली समझा पाऊंगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आंसर लगाऊंगा। प्रेजेंट में तो मेरे पास एक ही चीज है, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। एक बार बताओ, मैं कोई भी चीज, दो न्यून कोणों का योग एक समकोण से कम कैसे हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है ना, सदैव तो नहीं होगा भाई। दो रिजु कोण किसे कहते हैं? एक के साथ सीधी रेखा को रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल को, ओके। तो ये तो सही हो गया, दो समकोणों का योग एक रिजु कोण के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। बिल्कुल। दो अधिक कोणों का योग सदैव प्रतिवर्ती कोण। अब एक बार बताओ, जब ये गलत हो गया तो फिर ये तो सही होगा ना ये। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। कितना? 30 मिनट हो गए, 28 क्वेश्चन हुए, ओके, ठीक चल रहा है अभी तो। सुजय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और पूर्व की ओर ड्राइव करता है। एक बार बताओ, वो बिंदु ए है यहाँ पे, वो पूर्व की ओर 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बाय मुड़ता, बाय किस साइड है? इस साइड है, और 5 किलोमीटर की ड्राइव करता है। फिर बाय मुड़ता है और 7 किलोमीटर की ड्राइव करता है। फिर बाय मुड़ता है और 13 किलोमीटर की करता है, 13 किलोमीटर की। ठीक है। अबे वो अंत में वो दाएं मुड़ता, दाएं किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा, इस साइड, और 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की, ओके। बिंदु बी पर रुक जाता है। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में जाना पड़ेगा? देखना मेरी बात को। ये देखो यहाँ आएगा, क्योंकि ये 7 है और ये 4 है, तो ये 11, यानी कि एक बार बताओ, 5 ये है और 13 ये है। 13 नीचे गया, 5 ऊपर गया, तो 8 बच गया ना, ये दूरी 8 बच गई। और ये 7 है और ये टोटल 11, तो 4 ये इधर चल लिया, तो ये तो सीधी लाइन बन गई, ये सीधी लाइन। तो कितने दूर है? 8 है और उत्तर दिशा में, 8 है और उत्तर दिशा में। बी से पूछा इसने, बी से। एक्चुअल में बी यहां नहीं आएगा, ये बी यहां आएगा, ये यहां बी यहां आएगा, यहां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम और तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है भाई। जीडीपी क्या होता है? अपने देश के अंदर जो सीमाएं हैं उनके अंतिम उत्पाद का मूल्य। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल करता है? आपने अनीला सुना होगा, अनीला। अनीला का मतलब अम्ल है, होता है, और नी यानी नीला होता है, और लाल मतलब लाल होता है। यानी कि अम्ल नीले को लाल, नीले लिटमस को लाल करता है। यानी कि
नीले लिटमस को लाल करेगा तो भाई अम्ल चाहिए मुझे, पानी अम्ल होता है नहीं भाई, ये सब अम्ल नहीं होता, सिरका सिरका एक अम्ल होता है भाई। तो उसका आंसर सिरका हो गया। ये क्या है, तालिका का अध्ययन करे और प्रश्न का उत्तर दे, विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ये नीचे ना प्रतिशत दे रखा है भाई, ये नंबर नहीं दे रखे। सुशील, सुशील कहाँ है भाई, सुशील, सुशील जी ये रहे। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने प्राप्त अंक है, 75%। ये इनकी 200 का 75% कितना हो गया, 150, है ना। और श्यामू द्वारा प्राप्त अंकों से, श्यामू इंग्लिश में कितने प्राप्त अंक प्राप्त कर, श्यामू कहाँ है भाई, श्यामू 65, 65 का मतलब 130, तो कितने का अंतर है, 20 का अंतर। तो भाई 20 अधिक होंगे, 20 अधिक, सुशील के श्यामू से 20 अधिक होंगे, 20। कल याद हो आपको, ये 32वां कौन सा छूट गया, अच्छा सिर का। हाँ यही गलती मेरे से पिछले मॉक में हुई थी कि मैंने आंसर निकाल दिया था और मैं ऑप्शन लगाना ही भूल गया था। कभी कभी एग्जाम में भी हो जाती है गलती, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। सभी दीवार घड़ियां कौन सी है, जेब घड़ियां, दीवार घड़ियां जेब घड़ियां हैं, ठीक है भाई। कुछ दीवार घड़ियां अलार्म भी है, अलार्म भी, कुछ अलार्म जेब घड़ियां बिल्कुल है भाई। जो ये हिस्सा आ गया वो तो अलार्म हो गया ना जेब घड़ियों का। सभी जेब घड़ियां अलार्म है नहीं भाई, ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो कौन सा हो गया, पहला अनुसरण करेगा भाई। आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गहरी, उन्होंने लिखा है, वो घाटियां पाई जाती है। घाटियां पाई कहां जाती है, सबसे ज्यादा घाटियां किस नदी में बनती है, बताओ मुझे एक बात बताओ। सबसे ज्यादा जो घाटियां बनती है सर, वो किस में बनती है, चंबल नदी में बनती है, चंबल नदी में। और इन जो घाटियां बनती है ना, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बैंड लैंड स्थलाकृति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, मुझे भी नहीं पता। बैंड लैंड टोपोग्राफी, बिल्कुल ये कहा जाता है भाई। तो कौन सा आंसर हो गया, ए। बाकी के ऑप्शन के बारे में डिटेल मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल मालूम नहीं होगी मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में गलत करके आओ। देखना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए, असंतृप्त यौगिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 3, 2 या 3 सॉरी 2 या 3 अगर कार्बन में द्विबंध है, द्विबंध या त्रिबंध, तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होता है, सिंगल बंध, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, डी। यदि 4 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 270 है, प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्त 9 है, चारों संख्याओं का गुणनफल कितना है। देखो इस क्वेश्चन को करूंगा ना, ये क्वेश्चन वास्तव में करने लायक ही नहीं है। अगर मैं इसको एग्जाम में करूंगा, एक बार एचसीएम का मतलब क्या होता है, सब में कॉमन, और एलसीएम का मतलब क्या होता है उनका, उन सबका मल्टीप्लाई। देखना, अगर मेरे सब में 9 है, 4 संख्या है, तो क्या 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 नहीं आ जाएगा, मिनिमम ये तो होगा ही होगा। तो क्या एक बार बताओ ये होगा 270, नहीं भाई इससे तो ज़्यादा ही होंगे। अब एक चीज़ बताओ, समझना, अगर इसमें 9 है और 9 का मल्टीप्लाई भी चाहिए, तो क्या ये 9 का मल्टीप्लाई है 8 और 13, 13 9 से मल्टीप्लाई भाग जाता है, नहीं भाई। तो ऑप्शन क्या आ गया, ये लो बी आ गया, बी, बी ऑप्शन आ गया भाई, बी। अब आप लोग कहोगे भैया ये तो आपने एग्जाम का तरीका बता दिया जैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम बेसिक से, अगर हमें नहीं आया समझे तो बेसिक से कैसे करेंगे। एक चीज़ बताओ, क्या मैं 4 संख्या 9 है, 9B, 9C और 9D नहीं मान सकता, 9D, क्या ये 4 संख्या मैं मान सकता हूँ। अगर मुझे इनका एलसीएम चाहिए तो 9 इंटू ABCD नहीं आएगा, ABCD तो 270 आ गया। तो ABCD का मान कितना आ गया, ABCD का मान 30। अगर इनका मान 30 आ गया, और जो मेरा होता क्या है, देखना मेरी बात को, जो चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, HCF सब में कॉमन है, तो
चारों में HCF आएगा 9 की पावर 4, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू कितनी संख्या है ये देखो। ABCD का योग क्या है, ABCD का 30, इसको कर दो, पीछे एक जीरो आएगा, जीरो। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 फिर 9 फिर 1 और 3, यानी कि पीछे 3 भी आएगा, यानी कि 30 आएगा पीछे। तो ये रहा। मुझे पूरी कैलकुलेशन क्यों करूँगा भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो पूरी कैलकुलेशन करूँगा। जब मुझे आंसर मिल गया तो मैं कैलकुलेशन करूँगा ही क्यों, बताओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान मूर्ख से संबंधित है। इसका बुद्धिमान का विपोजिट मूर्ख हो गया। तो विशेषज्ञ क्या होता है, एक्सपीरियंस इंसान। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, बाइनरी के बारे तो सबको पता है 1024। सबसे जो इसकी जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। ₹210 मीटर की लंबाई, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां खंभे को पार करती है। एक बात बताओ, मैं आपको पहले मौके बताता रहा हूँ कि अगर रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो वो खुद की लेंथ को ही पार कर रही होगी। 210 मीटर की 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक खंभे को 10 मिनट में पार करती है, 11 10:30 में पार करती है। तो क्या मैं इसको 21/2 नहीं लिख सकता, 10:30 को 202। यहाँ से मुझे पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड आ गई वो मीटर प्रति सेकंड आ गई 21। यहाँ से मुझे क्या आ गया 20, ये 10 बार जाएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई। क्या मेरे दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई 20 और 21। अगर विपरीत दिशा में जाती है, समझना, मैं हर बार बताता हूं कि अगर विपरीत दिशा में जाती है तो जो ट्रेन की लेंथ है ना वो जुड़ जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो घट जाती है। यहाँ पे क्या जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों की लेंथ है वो जुड़ जाएगी। 210 और 210, क्या 420 नहीं हो गया। और दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी, विपरीत में स्पीड जुड़ जाती है, समान में सेम डायरेक्शन में घट जाती है। तो 41। एक बार बताओ 41 दाग कितना होता है, एक बार जाएगा ये, 1 बचा 0 तो 0 आ गया। 100 2 बार जाएगा, 10.2 से ज़्यादा आएगा, 10.2 ये नहीं होगा, 10 पॉइंट आएगा। ये लो, ये ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन में भाई, कुछ नहीं था। मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, हर मॉक में बताता हूँ। कुछ कैंपस स्टेशन है, कुछ कैंपस है ना, वो क्या है, स्टेशन है, स्टेशन। कुछ स्टेशन बिल्ली है, बिल्ली। एक बार बताओ सभी कैंपस स्टेशन नहीं भाई, सभी कैंपस स्टेशन कहाँ है, इसने तो कहा है कि कुछ ही है। कुछ क्या है मुझे नहीं पता, तो ये तो गलत हो गया। कुछ स्टेशन कैंपस है, बिल्कुल भाई। इसने जब ये चीज बोली दी, इसका उल्टा ही तो लिखा है इसने, तो सेकंड वाला ऑप्शन आ गया भाई, सेकंड वाला। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, तो भाई ये मैं आपको बता देता हूं। ये 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को ये भी CBT 1 में आया था, NTPC के CBT 1 में क्वेश्चन, और शायद मेरे एग्जाम में आया था शायद। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक बार बताओ। लोहे पे जंग लगती है तो उसे क्या कहा जाता है, संसारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसे, कोरोजन। तो लोहे पे जो जंग लग जाती है उसको संसारण कहा जाता है, संसारण। एक आयताकार गुटके जिसकी विमाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है को बराबर घनों की निश्चित संख्या में काटा जाता है। घनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है, देखो मेरी बात सुनना। अगर मुझे क्या चाहिए, निश्चित संख्या में चाहिए, निश्चित संख्या में, तो मैं यहां से जो घन काटूंगा, क्या मैं इनका HCF नहीं काट दूंगा, HCF। इनका HCF होता क्या है ये बताओ, 8, 12 और 16 का 4 सेंटीमीटर। तो जो मेरी जो भुजा आ गई ना ये घन की, वो क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई। एक आयत है, आयत देखना। अगर मैं इसमें से घन काटूंगा तो क्या बराबर बराबर नहीं काटूंगा, बराबर बराबर। और बराबर कैसे काटूंगा, यानी कि जो उसका HCF होगा जो सब में कॉमन होगा, समझना।
अगर इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई घन की, तो एक बार बताओ, आयताकार घन है गुटके, विमाएं किसकी होती है? अगर 3 विमाएं तो क्या ये घनाभ नहीं बन जाएगा? घनाभ, देखना घनाभ नहीं बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 10 12 इंटू 16। और घन का आयतन क्या होता है? n इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब। अब यहां से काट दो, 4 से 2 बार गया, 4 से 3 बार गया और 4 से 4 बार गया। ये कितना आ गया? 24 आ गया भाई, 24। 6 इंटू 4 24। एक पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। छद दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन पर संख्या ज्ञात की। ये अभी बहुत दिनों में क्वेश्चन आया है, बहुत मॉक लगाने के बाद ये क्वेश्चन आया। 6 के विपरीत क्या होगा? पहले तो मैं एक बात बताता हूँ। मैंने यहाँ से 6 और 4 देखा, 2 में से 6 में और 4। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। मैंने 6 और 4 देखा, तो इसके विपरीत 6 और 4 है, जब इनके विपरीत ये दोनों आ गए तो 1 के विपरीत 2 हो गया। यानी कि 6 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है, तो 1 वाला गया। देखना ये 6 और 2 है, यहाँ भी 6 और 2 है, तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 3 के विपरीत 4 आ गया। यानी कि 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो 6 के विपरीत बचा कौन? 5। क्या बेस्ट मेथड है भाई। पंचतत्व किसने लिखी थी? ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है ना भाई, छोड़ दो तैयारी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका, मैं कह ही नहीं सकता। चुंबकीय तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है? एक बार बताता हूँ। चुंबकीय जो तीव्रता की ऐसा इकाई है ना, वो एम्पियर प्रति मीटर होते हैं। एम्पियर प्रति मीटर कहाँ है? एम्पियर प्रति मीटर ये रहा, ये रहा। लिखने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं। द्विघात बहुपद के मूल क्या है? मूल कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? 2 मूल निकालने अपने को, x के 2 मूल निकालने। देखो इन दोनों को गुणा करते हैं और यहां पे ऐसी संख्या लिखते हैं। देखना इन दोनों को गुणा करोगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, है ना। अब मुझे जो ये बीच का 2x है ना, अब मुझे इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर 15x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर ये 2x आ जाए। तो क्या मैं 5x प्लस 3x नहीं लिख सकता? इनको गुणा करूंगा तो 15x स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ूंगा तो माइनस 2x आ जाएगा। क्या ये चीज़ नहीं लिख सकता? तो मैं 2x को ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 5x प्लस 3x माइनस 15। अब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या x माइनस 5 नहीं आ गया? यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 आ गया। यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन बने, x प्लस 3 और x माइनस 5। तो यहाँ से अगर मैं बराबर यहाँ पे x3 बराबर 0 होता है और x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान एक जगह से मुझे -3 मिल गया, एक जगह से +5 मिल गया, तो -3 और +5 ये रहा भाई, सी ऑप्शन। क्या किसी को कोई दिक्कत? मैंने बताया है भाई, उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले भाग देखा करो, क्या 2 में 11 का भाग जाएगा? तो एक बात बताओ, यहाँ में अगर भाग रख दूंगा 2 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। क्या 16 में 31 का भाग जाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, 16 में 31 का भाग कैसे जा सकता है? नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे मैं 18 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ, 16 31 माइनस 18/2 इंटू 11। अब एक बात, ये है तो ये 99 आ गया, 99। तो ये क्या 494 बन जाएगा? नहीं सर, 494 बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ से, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, 16 इंटू 31 प्लस 18/2 माइनस 11 बराबर क्या होगा? 16 को 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 एकम 16, एक बच गया, 16 × 48 496 प्लस कितना है 9 माइनस 11।
यानी कि 505 माइनस 11, तो क्या 494 मिल गया? बिल्कुल सर मिल गया, ये रहा डी ऑप्शन। एक्चुअल में आधा टाइम से ज़्यादा हो चुका और अपने आधे क्वेश्चन किए, अपने को क्वेश्चन भी पूरे करने हैं। अगर नहीं होते तो मैं आपको बाद में पूरा करवाता ही हूँ, ये बात सबको पता है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखो, जैसे ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है, क्या? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है मैं आपको बता देता हूं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 होती है, ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। लेकिन आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ये भारत में स्थित नहीं है भाई, ये है तिब्बत और नेपाल की सीमा पर। तो क्या ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा? नहीं सर, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है तो भाई भारत का कैसे हो गया? तो भारत का कौन सा होगा फिर? दूसरा सबसे ऊंचा कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है सर? 8586 मीटर। देखना, अब अगर मैं नंदा देवी की बात करूं तो ये अपने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यूके में। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? कंचनजंगा होगा। माउंट एवरेस्ट गलती से भी मत लगाना भाई, गलती मत कर देना माउंट एवरेस्ट लगा के। पौधों की कोशिका में जो मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन, कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं, ये बात बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं, अरे यार ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ABCD है। मैं क्या मानता हूं, मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया ABCD। देखना, A बनाया, B बनाया, C बनाया, D बनाया। AB बराबर है किसके? CD के। और AD बराबर है किसके? BC के। बना दिया भाई मैंने, बना दिया। ये बोल रहा AC जो विकर्ण है ना वो BD विकर्ण के बराबर है, यानी कि दोनों विकर्ण भी बराबर है। ओके, अब देखना मेरी बात को समझना। ये चतुर्भुज के शीर्षों के कोण का मान पूछा है, इसको उठाओ। देखो, अगर मैं इसको उठाता हूं, इसको AB, कौन सा? AB और D, और एक उठाता हूं मैं, कौन सा? BCD। मैंने ये दो चीजें उठाई, दो त्रिभुज उठाए, दो त्रिभुज, दोनों का एक, दोनों की एक भुजा, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये भी वाली भुजा बराबर, और इनके विकर्ण भी, ये वाली भुजा भी बराबर है। तो क्या ये सर्वांग सम नहीं हो गए? सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम हो गए तो ये जो चारों है ना ये भी सर्वांग सम बन जाएंगे भाई। तो जो चारों सर्वांग सम हो गए, मतलब है ना, दो दो सर्वांग सम बन जाएंगे शायद इसमें ना। तो चारों का जो कोण है ना वो 4A मान लेता हूं मैं, एक सेकंड के लिए A, वो बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। तो A बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये रहा भाई 90 डिग्री आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने बताया सर्वांग सम होने की वजह से ये सब बराबर हुए हैं। उसने सब कुछ तो लिख के दे ही रखा था अपने को। देखो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया है, मैं आपको पहले बताया हूं कि ये क्वेश्चन करके रखना भाई। क्या G कैसे बड़ा है? बिल्कुल है, ये रहा चिन्ह, देखो चिन्ह। तो ये हो गया भाई, इन दोनों के बीच कौन सा ग्रेटर वाला चिन्ह है? तो हो गया भाई। क्या OU से छोटा है? OU से। मैंने कल पिछले मॉक में बताया था कि अगर दो वर्ड पूछे ना उनके बीच अगर अपोजिट साइन आ जाए तो वो हमेशा गलत होता है। अपोजिट साइन आ गया O और U के बीच, देखो, तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली वन आएगा, वो ओनली वन सत्य। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की WHO क्षेत्रीय समिति के क्षेत्र में 70 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति मंडल और मानसुख मंडाविया, ए और दोनों। देखते हैं क्या होता है, दोनों होंगे शायद। आधुनिक आवर्त में कितने तत्व है भाई? क्या नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता है तो डूब के मर जाओ कहीं पे।
118 है, 118। कितना सीधा क्वेश्चन है। 10 और 12 की, 12 और 10 की क्रमिक छूट सबको पता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी 100। ये फॉर्मूला लगाओ और निकालो। 12 प्लस 10 माइनस 12 इंटू 10 बटे 100, 22 माइनस 120 बटे 10 100, तो 1.2। तो ये कितना आ गया 20.8, 20.8। ये लो, ये रहा। फॉर्मूले में कुछ नहीं रखना भाई, फॉर्मूले में रखना है संख्या और सोल्व कर देनी है। इसको दो तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। चलो बाद में ही बता दूंगा फिर किसी, जब कोई, चलो बता ही देता हूँ मैं। क्या ही, जब मैंने बोल दिया तो 100 में से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, तो 22/25 भी लिख सकता हूँ। इसको 9/10 भी लिख सकता हूँ। 10 से ये 10 गया, 5 से 2 बार गया, ये 5 बार गया, तो 44 इंटू 9/5। तो ये कितना हो गया 396/5। तो ये क्या 79 पॉइंट कितना लिख सकता हूँ, इसमें 79.2 लिख सकता हूँ। अगर 100 में से मैं 79.2 घटा दूंगा तो क्या मुझे 20.8 नहीं मिल गया। ये रहा, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, तो ऑप्शन रख लो या ऐसे कर लो। अधिकांश इंजीनियर एक छात्र वयस्क है। ओके, हर से एक वयस्क है, ठीक है मैंने मान लिया। हर से एक इंजीनियर छात्र है। एक बार बताओ, देखो सुन समझना, हर से एक इंजीनियर छात्र है। ये बोल रहा है एक वयस्क है, अधिकांश इंजीनियर वयस्क है। हर से एक वयस्क है, तो क्या ये बात सही हो जाएगी, हर से एक इंजीनियर छात्र है? क्या आप इस बात से ये निष्कर्ष निकाल सकते हो वयस्क है? हाँ, ये बात निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। नहीं नहीं यार, इससे वयस कैसे निष्कर्ष निकालोगे? इसने वयस्क क्या सभी इसने बोला अधिकांश इंजीनियर क्या है वयस्क है, लेकिन इसने ये तो नहीं बोला हर एक इंजीनियर वयस्क है। ये वयस्क होने से तो ये तो गलत हो गया। कुछ इंजीनियर छात्र वयस्क नहीं है, बिल्कुल भाई। इसने बोला अधिकांश छात्र इंजीनियर है ना जो छात्र वयस्क है, तो अधिकांश बोला है इसने, तो यानी कुछ ऐसे भी होंगे ना जो छात्र वयस्क नहीं है। तो क्या हो गया, ये सही हो गया भाई, ये तो सही हो गया। यानी कि ओनली सेकंड अनुसरण करता है। 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का एफिशिएंसी बतानी है। ये तो भाई सबको 20 महिला है, वुमेन है, 16 दिन में कर सकती है, 16 मेल है 15 दिन में कर सकते हैं। ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, ये 4 से ये कितनी बार गया, 4 बार गया, 5 से ये 3 बार गया, तो ये वुमेन बटा मेल मैन आ जाएगा। और ये 3/4 आ जाएगा, 3/4 है भाई। यानी कि अच्छा, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, 4 मेल की है, तो इसने क्या पूछा मेल और वुमेन की, यानी कि 4-3 का रेशो आ जाएगा, 4-3 का रेशो डी। 3-4 का मत लगा देना भाई, जो क्या पूछा जा रहा है उस पर विशेष तौर से ध्यान देना है आप लोगों को, वरना रोते रह जाओगे एग्जाम में। 7 व्यक्ति है उत्तर दिशा के समूह के सीधी पंक्ति में बैठे हुए, पी के बाय केवल 4 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति है, पी के बाय केवल 4 व्यक्ति है, मैंने 4 व्यक्ति बिठा दिए तो 5 हो गए, तो पी के बाय 1-2 व्यक्ति और बैठेंगे दाएं। ओके, क्यू एन के बाय से तीसरे स्थान पर है, इसको मैंने क्या लिख दिया, क्यू एन के बाय तीसरे स्थान पर है, तीसरे पे। ओके, मैंने इसको यहाँ बना दिया, समझ रहे हो, 2 व्यक्ति बिठा दिए। एनपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एनपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ आ जाने चाहिए, नहीं, एन यहाँ आएगा, एन यहाँ। अगर देखो एन इन दोनों की जगह नहीं आ सकता, एन को मैं यहाँ रखूंगा तो क्यू इधर चला जाएगा, नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। अब मैं एन को यहाँ रख सकता हूँ तो क्यू यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल यही सिचुएशन बनेगी, तो मुझे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एम एल के बाय तीसरे स्थान पर है। एक बार बताओ, एम है ना, एल के, अगर मैं एल को यहाँ रखूंगा तो बाय तीसरा स्थान यहाँ चला जाएगा, तो एल को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो एम कहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा। के एम के ठीक बाय है, के एम के ठीक बाय है, तो पंक्ति के अंतिम बाय छोर पर कौन है, कौन बच गया भाई, ओ बच गया, और निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है,
देखो, क्या दौनी रफ्तार होती है? दौनी में रफ्तार होती है बिल्कुल, आयाम होता है बिल्कुल, आवर्ती होती है बिल्कुल, दबाव होता है। क्या दौनी में कोई दबाव लगता है? नहीं, नहीं लगता भाई। मजे से करवा रहा हूँ मॉक को। 10 और 5 की क्रमिक छूट के बाद एक व्यक्ति को 342 रुपये मिला। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार बताओ। देखो, आपको अपना पैटर्न चेंज नहीं करना है इस ट्यूशन के लिए। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास X रुपये की कोई वस्तु है, अगर मैंने 10 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, 5 को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर X रुपये की कोई वस्तु है तो मैंने 1/5 के छूट पर बेची, तो क्या 9/10 पे नहीं बेची? और ये कितने पर बेची? 1/20 की छूट पर, तो ये क्या 19/20 नहीं बेची? इसका मान क्या है? 342। अब मुझे चाहिए क्या? X का मान। मैं एक काम करता हूँ, 9 से काटता हूँ इसको। 9×3 = 27 और 7 और 2 8 बार, 19 से 2 बार। तो x बराबर 10 × 2 20 × 2 बच गया। देख लो, 200 400 भाई, 400 कहाँ है? 400 ये लो। आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर रखा जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब एक बार बताओ। अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, ऊपर रहेगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, तो ये भी गया। नीचे वाला क्या है भाई? ऊपर रहेगा, कोई ना कोई ऊपर रहेगा, तो ऊपर वाला, लास्ट वाला भी गया भाई। तो कौन सा बच गया? फर्स्ट ही बच गया, फर्स्ट। एक सेकंड यार भाई। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार किसके बीच होती है भाई? क्वेड देशों के बीच, क्वेड देशों के बीच। सूर्य किरण भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किनके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो मित्र शक्ति आ गया। देखो, मजाक हो गया बहुत। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये कल ही PDF डाली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वहाँ देख लेना। एक्सरसाइज जो 2025 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, कहाँ हुई है, वो सारी PDF मैंने आप लोगों की मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे तो भाई मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आगे भी मैं ऐसी PDF डालता रहूँगा। यूकेरेटिक कोशिका में कोशिका चक्र के किस चक्र चरण को दूरी चरण कहा जाता है? जहाँ विपरीत, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, इसको छोड़ो फिर, जो समझ ही नहीं आ रहा छोड़ो। रवि ने अमित से पूछा कि, अमित ने उत्तर दिया, पूछी आयु पूछी, रवि ने अमित से उसकी आयु पूछी, तो अमित ने उत्तर दिया कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले आयु का 10 गुना हो जाएगी। अमित की वर्तमान आयु क्या है? अगर मैं इसको एग्जाम में करूंगा तो मैं बाय ऑप्शन करूंगा भाई, बाय ऑप्शन। अगर मैंने वर्तमान आयु 13 वो मान ली, तो 20 वर्ष बाद 33 हो जाएगी, और 10 वर्ष पहले 3 हो जाएगी। क्या 3 का 10 गुना है? नहीं, तो ये ऑप्शन गया। अगर मैंने 20 वर्ष बाद 13 मानी, वर्तमान आयु 13 मानी, तो ये 33.3 हो जाएगी 20 वर्ष बाद। और 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी भाई? 3.3। क्या इसका 10 गुना है? बिल्कुल 10 गुना है, तो ये ऑप्शन हो गया बाय ऑप्शन। मैं एग्जाम में ऐसे करूंगा भाई, एग्जाम का ट्रिक ये होगा, जिसे आप लोग ट्रिक बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा भाई मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आपको प्रॉपर जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको बताता हूँ, कि अगर मान लो किसी वर्तमान एक्स है, 20 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, और एक्स जो 10 गुना हो जाएगी किसकी? x-10 की। तो इसको सोल्व करना है, तो क्या ये कितना हो जाएगा भाई? x + 20, 10x-10, तो ये कितना हो जाएगा? 9x बराबर 30। तो x बराबर 3 × ये क्या हो जाएगा भाई? कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये 100 होगा, सॉरी 100 होगा, 100 होगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो 9 से 3.3 देख लेना भाई, 13.3, क्योंकि 13 नाम कितना होता है? 117। 3 बचेगा, 30 में फिर 3 9 का भाग दूंगा, फिर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणित का पेपर ये 4-6 पेपर है, सोमवार से शनिवार होते हैं। मैंने लिखा सोमवार को होता है कोई पेपर, मैंने लिखा मंगलवार को कोई पेपर होता है, बुध को कोई पेपर होता है, गुरु को कोई पेपर होता है, शुक्र को कोई पेपर होता है, कहाँ तक होता है, शनिवार तक। 27 मिनट 35 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। भौतिकी का पेपर सोमवार को होता है, किसका, भौतिकी का भाई, भौतिकी का। गणित का पेपर रसायन विज्ञान के बाद होता है, और जिनमें उनके बीच एक दिन का अंतर भी होता है, यानी कि गणित का पेपर भौतिकी के बाद होगा, सॉरी, अच्छा गणित का पेपर रसायन विज्ञान के बाद होगा। रसायन विज्ञान के बाद क्या होगा, गणित का पेपर होगा, और इसके बीच एक व्यक्ति भी आएगा, एक और पेपर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बना लिया। भूगोल का पेपर आखिरी दिन नहीं है भाई, भूगोल का पेपर आखिरी दिन नहीं होगा। इतिहास का पेपर जो गणित के पिछले दिन निर्धारित है, इतिहास का पेपर जो गणित के पहले है, एक बार बताओ, एक बार बताना, मेरी बात सुनो, गणित के पहले क्या है, इतिहास का पेपर, तो क्या इनके बीच इतिहास का पेपर नहीं आ जाएगा? उसके और भौतिकी के बीच 2 दिन का अंतराल है। ये क्या बोल रहा है कि इतिहास और भौतिकी के बीच 2 दिन का अंतराल है, यानी कि ऊपर भौतिकी आएगा, भौतिकी। एक बार बताओ, भौतिकी यहाँ है तो इतिहास कहाँ आएगा, इतिहास यहाँ आएगा। अगर इतिहास यहाँ आ गया तो रसायन विज्ञान यहाँ आ गया, रसायन विज्ञान, शुक्रवार को गणित आ गया। इसने क्या बोला है, इसने बोला है भूगोल का पेपर आखिरी दिन नहीं होता, भूगोल का पेपर यहाँ हो जाएगा। अब बचा कौन, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल, क्या है बात समझ में आ गई? तो 11 शनिवार को कौन सा पेपर निर्धारित है, तो अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का। वह डिवाइस जो किसी केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, सबको पता है, वायरलेस। वायरलेस आप ईयरफोन भी लाते हो, वायरलेस आप कीबोर्ड भी लाते हो, वायरलेस बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको जोड़नी नहीं पड़ती, कनेक्ट हो जाती है ब्लूटूथ के थ्रू। एक नल के है ना 8 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल, क्या 8 घंटे में भर सकता है, एल कितने 20 घंटे में भर सकता है। दोनों की जो एफिशिएंसी निकाल के भाग देना है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40, तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी 2 आ गई, तो दोनों मिलके कितने दिन में भर देंगे भाई, 40/7 में, 40/7 ये रहा। देखो, जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हो उसको जल्दी करने की कोशिश करो। सात लड़कों B1, B2, B3, B4, B5, B6 के वजन की तुलना की जाती है। किसी भी दो लड़का का वजन समान नहीं है, बिल्कुल भाई, 2 लड़कों का समान वजन नहीं है। एक काम करते हैं यार, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बाद में अगर जरूरत, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा ही लग रहा है, नेक्स्ट ट्यूशन करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है भाई हॉर्नबिल महोत्सव को। चापचार कहाँ होता है भाई, चापचार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महोत्सव ये भी नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। वांगला भी मेघालय में। तो इसका आंसर हो गया भाई हॉर्नबिल महोत्सव। मैंने बाकी के ऑप्शन भी आप लोगों को बता दिए हैं। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की गति को क्या कहा जाता है भाई, पौधों की गति को क्या कहा जाता है, पौधे किससे संबंधित होते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, रेस्पिरेशन। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, जियोट्रोपिज्म। इन दोनों में से होगा। देखो, ये तो होने वाला नहीं है, पहली बात, ये ट्रोपिज्म आएगा पीछे, ट्रोपिज्म, या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। तो मैं इसको सी लगा देता हूं भाई, देख लेंगे अगर गलत होगा तो बाद में। उत्पाद पी का वेट 46,000 रुपये, तो उत्पाद पी क्या है, कितनी होगी भाई, एक बार बताओ, पी का लाभ कितना है, पी का लाभ 8% पी पाइप का लाभ है। अगर 8% लाभ है और वे कितना है 46,000, यानी कि 46,000 क्या है, सीपी है,
तो आय कितनी हो गई भाई, आय एक बार बताओ, 46,000 अगर उसका लाभ, 46,000 उसकी क्रय मूल्य है, तो आय क्या होगी, आय उसका लाभ और क्रय मूल्य प्लस होगी, तो 8%। क्या 8 को मैं 8% को 2/25 नहीं लिख सकता, तो 27/25 आ गया, 27/25। इसका मान ज्ञात करो, 25 से एक बार गया, कितना बच गया, 21, 210, 8 बार गया, 10 जीरो और 104। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। 46,000, 25 से कम 25, 21, 210, 8 बार, 10 और 100, सॉरी 18 40 बार जाएगा, 18 40 बार, तो 27 जीरो, 27 चौक कितना हो गया, 27 चौक 108, यानी कि 10, 27 8, 216, 216 में कितना जोड़ू, 10, 21 बच गया, 27 से कम 27 से 21, 48, नहीं नहीं नहीं, 49, एक मिनट, 27 जीरो 10, 216, 226 होगा, 22 मिलेगा, 22, सॉरी 222। देखो कैलकुलेशन में ध्यान रखना भाई, वैसे भी 480 लगा के भी लगा सकते हो आप, अगर आपने सही किया है तो। शब्द आइसक्रीम में शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। ओके, ये क्या कह रहा है कि अगले अक्षर से बदल दो, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से। आई को मैं जैसे बदलता हूँ, सी को डी से, ई को एफ से, सी को डी से, आर को एस से, ई को ई एफ, ए बी एम एन, तो नवगठित शब्द में बाई से पांचवें अक्षर के बाई तीसरा अक्षर, नव बाई से पांचवें एस आ गया, पांचवा अक्षर के बाई तीसरा अक्षर डी, डी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जाम में ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इसने सबको बदला है ना, सबको बदला है इसने, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं बोला जमाने को। तो मैं सीधा क्या करूँगा, इसने बाएं छोर से मैं पांचवा अक्षर उठाऊंगा आर, इसके दाएं कौन सा है, एक एक दो तीन, तो सी के आगे वाला क्या आएगा, डी। ये लो, ये लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम चीजें लिखो। नटराज की कांस्य मूर्ति किस कला के दौरान, किस काल के दौरान बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी भाई चोल शासकों के द्वारा, नटराज की कांस्य मूर्ति। एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से, एक मिनट यार मैं पानी पी लूँ क्या, थोड़ा सा पानी पी, इस क्वेश्चन को करवा के मैं पानी पी लेता हूँ ना। एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरह का तरंग का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है इंफ्रारेड, एक मिनट कौन सा, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, ये ऑप्शन आंसर हो गया। अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, विलियम हर्शेल ने। आपको सभी नोट्स में भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों बोलोगे तो मैं, अगर मुझे पर्सनली मैसेज कर दोगे तो मैं परमार सर के आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में लघुत्तम समापत्ति 24 है। एक बार बताओ, मैं इसको x से x मान लेता हूँ, 2x मेरी संख्या 3x है और 5x 3 संख्या है, इनका लघुत्तम समापत्ति कितना हो गया, 2 3 5 का कितना हो गया, 2 3 6 30, 30x का मान कितना दे रखा है 2400, तो x बराबर कितना आ गया 80। एक बताओ x का मान 80 आ गया तो मेरी संख्या कितनी हो गई, 160, 240 और 400। ये क्या पूछा, इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होता है भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन सा आएगा 80, इसमें से भी 80, इसमें से भी 80, इसमें से भी 80। क्या मैं इसको 80 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 80 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये आ गया भाई 80। 1 मिनट में पानी पी लिया भाई, फिर उसके बाद करवाता हूँ। चलो यार कितना टाइम बचा, 18 मिनट ही बचे, बाद में करवा देंगे, चलो बाद में पी लेंगे पानी। कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या, 144 0 25 0 36 146
1900 को मैं क्या लिखा था 0, 2000 को मैं क्या लिख रखा था 6 मेरा कोड, 1800 को मैंने 2 लिखा था, तो 19 फरवरी 19 लिखा। फरवरी को मैंने क्या लिखा, फरवरी का कोड क्या है मेरा 044। मेरा 2000 का कोड क्या है 6। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा लीप ईयर, सॉरी ईयर 11, फिर लीप ईयर 2, यानी कि डे मंथ का कोड, ईयर का कोड, फिर उसके बाद क्या है कितने ईयर है वो, और फिर क्या लीप ईयर। इसमें 7 का भाग दूंगा मैं, 19 2 21 सौ कट ही जाएगा ना। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है भाई। 10 और ये 21, ये भी ये 10 और 11 21, 21 का मतलब 0, 0 का 1 का मतलब मैंने क्या बताया था रविवार। स्ट्रिक में 1 का मतलब रविवार है, तो 0 का मतलब क्या हुआ शनिवार। क्या 0 का मतलब शनिवार नहीं हो जाएगा? या तो 0 भी लिख सकते हो, इसको 7 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में फ्रंटियर गांधी के को किस नाम से जाना जाता है? भाई कितनी बार क्वेश्चन आया ये, इसकी तो कोई गिनती भी नहीं होगी, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है भाई, किस नाम से? फ्रंटियर गांधी के नाम से। इन्होंने 1929 में एक संस्था की स्थापना भी की थी, खुदाई खिदमतगार। ये मेरे CGL 2024 में एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया था ये सेम, खुदा खिदमतगार। किसने इसकी स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान कौन सा तत्व होता है? तो एक बार बताओ, परमाणु द्रव्यमान किसका सबसे ज्यादा अधिक होगा? आवर्त सारणी में सबसे पहले इनमें से कौन सा था? मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर कैल्शियम। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, कैल्शियम सबसे ज्यादा होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। यदि किसी संख्या के 25% में से 70 घटाया जाए, अगर मैं 25% में से 70 घटा दूंगा तो मेरा परिणाम 20 आ जाएगा। तो 25% में का मान कितना आ गया 90, और 100% का मान चाहिए, तो 4 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 360। कितना सीधा क्वेश्चन है भाई, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आपको ये क्वेश्चन करने में, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे भाई। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। अंपायर किसमें होता है? क्रिकेट में। स्टंप किसमें होती है? क्रिकेट में। गिल्लियां क्रिकेट में, बल्ला भी क्रिकेट में। अच्छा, ये सब क्रिकेट के खेलने के साधन है, एम्पायर खिलाता है, तो ये अलग हो गया भाई। स्टंप और गिल्लियां सब खेलने में यूज होती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर एक किसान की उपज के लगभग कितने? 50%। ये ध्यान रखना भाई, ये NTPC CBT 1 में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी जगह और जगह भी आ गया है। आपने मॉक को एनालिसिस करना। देखो, आपको ग्रुप डी में एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले आपको NTPC के UG अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन PG पोस्ट मतलब ग्रेजुएट वाले दोनों पेपर करके जाने हैं भाई। पूरे इनमें से बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आप लोगों को पहले ही बता दूं, समझ गए? इसमें से आप लोगों के इतने क्वेश्चन फंसने वाले हैं ना कि बता नहीं सकता। पूरा मैथ रीजनिंग इन्हीं में से आने वाला है, देख लेना। आपको ये पेपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने हैं, ये तो करने ही करने हैं। और दोनों पेपर जो मेंस के हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त बीजी के बारे में सत्य नहीं है? आवर्त बीजी, यार ये नहीं पता भाई। एक्चुअल में मैंने बताया भी था पिछले मॉक में, लेकिन एक्चुअल में इसके पूरी एक्सप्लेनेशन अगर मुझे पता भी होता ना, तो एक्चुअल में क्या होता कि मुझे इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है इतना। कोशिश करूंगा कि जब भी अगली बार आवर्त बीजी का क्वेश्चन आए तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा बता पाऊँ। इस बार के लिए समाज कर दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओहो। किसी विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के लिए 6,250, अगले 4 महीनों के लिए 6,500, वर्ष के शेष महीनों के दौरान एक्स। यदि इस वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपये थी तो मासिक वेतन 9,600 है। इस क्वेश्चन को करो भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। पहले 4 महीनों के लिए कितना है, 6,250 इंटू 4। फिर अगले 4 महीनों के लिए, तो पहले 8 महीनों के लिए कितना हो गया भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको दुगना करो, 13,000 कितना 12,500, तो ये कितना हो गया 25,000 4 महीनों के लिए। इसको मैं 13 इंटू 26, 26,000। कैलकुलेशन भाई खुद को ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसका दुगना करो भाई, कैलकुलेशन मैंने कैसे की बताता हूँ। इसका दुगना किया 6,250 का तो 12,500 हो गया, 12,500 का दुगना 25,000 हो गया। तो इनके पहले 8 महीनों के लिए मुझे इतनी इनकम मिल गई वहां से। अब एक बात बताओ, मेरा वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है 96,000, कितने 12 महीनों की। तो कितना मुझे यहाँ से 0,0,2,7 बच गया, 12 नाम 108, 7 115। तो यहाँ से मुझे ये वार्षिक आय मिल गई। अब मेरे यहाँ से मेरे वर्ष में बचत कितनी है 15,000 रुपये, तो मैं 15,000 को अगर घटा दूंगा 0,0,2,0, कितना आ गया भाई, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 1 मिनट, 5,0, हाँ ये सही तो है यार, सही तो है, 100-200 ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, इनकम आ गई, इनकम, ये सॉरी वे आ गया, वे टोटल वे जो मेरा साल भर के दौरान था। बचत को निकाल दिया तो मैंने वे निकाल दिया ना भाई। अब यहाँ से मुझे एक्चुअल में क्या मिल गया, वे मिल गया मुझे। अगर मैं इस वे में से अगर 51,000 घटा दूंगा, क्योंकि इसने वर्ष के शेष महीनों का पूछा है ना, पहले 8 महीनों का 51,000 है, 51,000 घटा दूंगा तो ये कितना मतलब 0,02, 49,200। अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूंगा, 1 मिनट यार, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1,2,3,0,0, 12,300 भाई मेरा आंसर आ गया। एक्स का मान 12,300। शायद मोबाइल की लैपटॉप की बैटरी कम हो गई शायद, हाँ भाई, लेकिन अभी 10 मिनट है अपने पास, फटाफट कर देते हैं। ये क्या है, पी 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 पी, तो ये कितना है 16, 8, 4, 20, ये कितना है 16, 8 सॉरी 22, 8, ये कितना है, इसमें कुछ नहीं बदला, अगले में कुछ नहीं बदल रहा, देखो ना ये कुछ नहीं बदल रहा, तो पहले तो पी आएगा, सब में पी है। ये कितना है 8, 4, 4 कम किया, यहाँ भी मैं 4 कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा जेड, फिर 4 कम किया 22 आ गया, फिर 4 कम, बिल्कुल ये भाई 4 कम हो रहा है। फिर डी से कितना कम किया 8, और ये कितना कम किया डी से 30 है ना, तो 22 8 कम किया तो 14 जाएगा, 14 में से तो 14 आ जाएगा। पी जेड एन ये रहा वी। टी में से कितना कम किया है भाई 12, तो यहाँ से भी मुझे 12 कम करना पड़ेगा, 18, नहीं 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 यार कुछ, ये कितना है, ये 10 है, ये 24 है, इनकी 14 जोड़ा है, 14 जोड़ूंगा तो हाँ बिल्कुल भाई 14 जोड़ा है, तो 8 में मैं अगर 14 जोड़ूंगा 22 आएगा, 22 पे क्या है वी, तो ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 25 से 45 पर मैं कैसे जाऊं भाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 70 मिल जाएगा, 70। अगर मैं 70 में 4 का भाग 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 280 नहीं मिल गया। दिमाग लगाओ, मैं कैसे 280 ला कैसे सकता हूँ, इसको भी देखो, ये कितना है 48 इंटू 4 कर दूंगा तो 192। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। इसमें करना क्या होता है ना, सोचा करो। तो भाई कितना, अब देखो ये कितना हो गया
36, 36 × 4 144 होता है, ये नहीं हुआ। ये कितना हो गया 48 38, तो ये भी नहीं हुआ 4 गुना। ये कितना हो गया 37, 37 का 4 गुना बिल्कुल 148 होता है। अभी कितने 14 क्वेश्चन है और अपने पास 7 मिनट है भाई, तो मैं थोड़ा सा फटाफट फटाफट कर देता हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की मेजबानी गुवाहाटी ने की थी भाई, गुवाहाटी ने, याद होगा, करंट का क्वेश्चन है भाई। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, देखो एक बार बताओ, असर्वे जिन्हें सुन नहीं सकते उनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। कितने, अभी 12 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा और स्पीड से करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी भाई, 4 वर्ष पूर्व 18 थी 36, तो अब 4 वर्ष प्रेजेंट में कितनी हो गई, दोनों की मिला के 8 कर दूंगा तो 44 हो जाएगी ना। वर्तमान है एबीसी की आयु कितनी है, ए बी सी, ये वर्तमान लिख रहा हूँ भाई, वर्तमान 24 थी या 72, तो सी की आयु कितनी हो गई 28, 28 भाई 28, 28 कहाँ, ये रहा भाई। एक चीज बताओ, 4 वर्ष पहले 36 थी, तो दोनों की 4 4 बढ़ी ना, इसलिए मैंने 8 लिखा है यहाँ पे। उस आकृति विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। भाई देखो इसमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इसमें, ये मिल गया मिल गया मिल गया मेरे भाई, मिल गया मिल गया, नहीं मिला, अरे मिल तो गया, ये देखो ये मिल गया ना, मिल, तो ए ऑप्शन हो गया भाई, ए। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है, सबको पता है भाई, परमवीर चक्र। ये क्या है, मिश्र धातु में निकल निकल तांबा और जिंक शामिल है, तो ये होता है भाई सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर या सोल्डर होता है शायद, है ना, सोल्डर। प्रति व्यक्ति आय की औसत बचत कितनी है, अच्छा, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। 5 रुपये बचाता है एक व्यक्ति तो 5, ये 15 रुपये, 3 व्यक्ति बचाते तो 45, 80, 50, 30, 35 और 80, जोड़ दो भाई, 5 और 45 50, 80, 130, 180, 210, 290 और 325 बटे कितने है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1 3 4 8 10 और 4 14, 14 28, 2 बार गया कितना, 14 28 2 बार गया, 7 4 बच गया, 45 बच गया, 3 बार गया, 23 पॉइंट कितना आ गया 21, 23 पॉइंट कुछ आएगा 21 आ गया भाई। ये क्या कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो क्या मैं माइनस की जगह प्लस ले आऊंगा तो 64 में 16 का भाग जाएगा भाई, 64 भाग 16 इंटू 25 माइनस 80 प्लस 10, सोल्व करो इसको तो 4 इंटू 25 100 माइनस 80 प्लस 10, नहीं ये तो नहीं हुआ भाई, यहाँ से तो मुझे 30 मिला है। नेक्स्ट को करता हूँ, क्या मैं 16 में 25 का भाग जाएगा, नहीं भाई, और 80 में भी नहीं जाएगा 25 का भाग, तो ये तो नहीं होगा, तो प्लस माइनस करता हूं मैं, तो 64 प्लस 16 इंटू 25 बटे 80 माइनस 10, ये 16 से 5 बार, 5 से 5 बार, तो 69 माइनस 10 बिल्कुल 59 हो गया, 59, तो ये आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे यार टाइम कम रह गया। भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, तो ये कहाँ है? 16 में भाई, 16 में। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष विधि समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 15 में क्या है भाई? 15 में किसी को पता है 15 में क्या है? जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में यह है। 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए, तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? बी 16। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल घुल जाए। तो नमक का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक बार बोलता हूँ, x माइनस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का बराबर क्या हो जाता है? x क्यूब प्लस 3a। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 36। 36 ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थोड़ा टाइम ले सकता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो फटाफट हो जाए। 99 100, ओके 99 में करने की कोशिश करता हूँ। कोट थीटा बराबर क्या है? 5/6। कोट थीटा को कोस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं ना, 5/6। एक बार बताओ, ऊपर नीचे अगर साइन थीटा हो ना, तो इसका जो नीचे वाली संख्या है ना, मैं एक बार बताता हूँ, ये 5 कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 5 बटा कुछ, इसको 6, ये सॉरी 6 और 5, तो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ कितना आ जाएगा? 61। लेकिन इसको लिखने का मतलब ही नहीं है, दोनों का कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कोस की जगह कोस का मान रखूँगा, प्लस साइन का मान कितना है? 6, और 6 इंटू कोस का मान कितना है? 5, माइनस 4 इंटू कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6/30 माइनस 24, तो ये 36/6, तो क्या आ गया? 6 आंसर आ गया भाई, 6 ये रहा। एक्चुअल में मैंने ये लिखा क्यों है? क्योंकि इसमें ये क्या है ना, 61 लिखोगे ना नीचे, तो ये कॉमन आके नीचे कट जाएगा। कॉमन का मतलब जो हर लोगे आप। और लास्ट क्वेश्चन है भाई, 17 सेकंड बच गए, तो इसको नहीं कराएंगे। अब जो क्वेश्चन बच गए 5-6 क्वेश्चन, उसको बाद में करवा देंगे। बचे हुए टाइम में ये क्वेश्चन मॉक मुझे थोड़ा सा सीधा लगा, देखते कितने 85 प्लस तो नंबर आने चाहिए। नेटवर्क का इशू तो नहीं है ना? एक मिनट दोस्तों यार, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। सबमिट ही नहीं हो रहा है यार, वेट करो थोड़ा सा। वेट करना ही अब मजबूरी बन गई भाई। दूसरी टैब खोल के देखता हूं मैं। टेस्ट सबमिट क्यों नहीं हो रहा यार? एक मिनट, ये आ गया भाई। कितना? 86 नंबर आया है। अच्छा वो शायद कुछ, अच्छा इसमें कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो इसको हटा दो भाई। अपना जो नंबर आया वह 86 आया है भाई, 86 99.9% आया है। तो भाई इसका सॉल्यूशन और जो नहीं आए वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा भाई। और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं आपको PDF देता रहता हूँ। 6 क्वेश्चन गलत हुए भाई, बहुत गलत हो गए यार। तो मुझे अच्छा लगा था। अब जो क्वेश्चन शूटिंग गार्ड कैसे संबंधित है, मैंने शायद बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में से एक होगा, बास्केटबॉल। बिल्कुल भाई, शूटिंग गार्ड बास्केटबॉल से संबंधित है।
जो ये था सेमी कंडक्टर एआई, ये शायद आईबीएम था, आईबीएम। मैंने गूगल क्लाउड लगा दिया था, माइक्रोसॉफ्ट लगाया था ना। ये कौन सा है भाई? हुक का नियम है, जूल का नियम? हुक का नियम लगाया था अपन ने, शायद ये जूल का नियम है, जूल का नियम भाई, दोनों में कंफ्यूज हो गए थे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने सर्वसम्मति से किसे चुना गया था? तो ये दोनों लगाए थे, तो शायद ये प्रीति पटेल, मनसुख मंडाविया भाई, मनसुख मंडाविया। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र के किस चरण की दूरी को दूरी चरण कहा जाता है? तो ये टेलोफेज, टेलोफेज होगा भाई, जहां गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर तक पहुंचते हैं, जहां और डीएनए के पतले स्ट्रैंड में। एक्चुअल में मुझे नहीं पता, और ये शायद आपको आता हो तो देख लेना, मैंने तो वैसे ही तुक्का लगाया है। एक ये क्वेश्चन रह गया भाई, कौन सा ये क्वेश्चन रह गया? ये क्वेश्चन करवाना है मुझे आप लोगों को। ओ, एक तो 69 करवाना है, तो मैं करवा देता हूँ इसको फटाक से। एक बात बताओ, 7 लड़के हैं, इनकी तुलना किसी 2 लड़कों का वजन समान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। B1 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है। एक बात बताओ, B1 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है, तो B1 से ज्यादा लोग कितने होंगे? B1 से ज्यादा 3 लोग होंगे, 3 लोग होंगे B1 से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और 7 लड़के, 4 ही हो गए, तो 3 नीचे होंगे। ओके। B4 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है। अच्छा B4, सॉरी, B4 का वजन, B4 था केवल कितने? अरे यार, यहाँ B4 लिखना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ B4 लिखना था, B1 नहीं, B4 था, B4, सॉरी। B1 का वजन B7 से दिखे, B1 का वजन B7 से दिखे। ओके, मैंने मान लिया भाई। B2 का वजन सबसे अधिक नहीं है, इसने बोल दिया कि B2 तो सबके नीचे आ ही नहीं सकता, B2 सबके नीचे नहीं आएगा। B5 और B6 का वजन B1 से अधिक है, और एक बार बताओ, B1 का वजन B7 से अधिक है। अगर मैं यहाँ पे B1 लिखता हूँ, क्योंकि इसने एक चीज भी लिखी है ना कि B5 और B6 का वजन B1 से अधिक है, तो मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ? मेरे पास वो B7 बचा ना, मेरे पास एक ही जगह बची यहाँ पे, और यहाँ पे B1 का वजन यहाँ, ये ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा। ओके, B2 का वजन सबसे अधिक है, B2 का वजन सबसे अधिक है। ओके, B2 का वजन सबसे अधिक है, ये मैंने गलत लिख दिया था ना। अब एक चीज़ देखना, B5 और B6 का वजन B1 से अधिक है, B1 से अधिक है भाई, B1 से। तो यहाँ B5 भी आ सकता है, B6 भी आ सकता है, B6 भी आ सकता है, B5 भी आ सकता है। क्या इनका स्थान दिया हुआ है? नहीं। तो नीचे कौन बच गया? B3 बच गया, B3। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। देखना, अब कितने लड़कों का वजन B1 से कम है? B1 से कम कितने लोगों का? 2 लोगों का भाई, 2 लोगों का। अपने को इससे मतलब ही नहीं है कि इनको निर्धारित करना जरूरी नहीं है। इसने पूछा कितने लोगों का कम है, B1 से 2 लोगों का, 2 लोगों का, बिल्कुल 2 लोग आ गए भाई। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की गति को क्या कहा जाता है? तो फिर ये जियोट्रोपिज्म नहीं होगा, तो फोटोट्रोपिज्म होगा भाई, फोटोट्रोपिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त बीजी के बारे में सत्य नहीं है? क्या है? इसमें तने और पत्ते जड़े होती है। आवर्त बीजी में तने पत्ते जड़े होती है, तो मैंने पिछले मॉक में बता दिया था इसका। तो प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल। पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उसमें नहीं होते। ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अच्छा, सी की आयु 4 वर्ष बाद। मैंने वर्तमान निकाली, वर्तमान 28 आए थे, मैंने निकाले, आंसर लगा दिया। इसने क्या पूछा? 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 वर्ष बाद 32 होगी भाई, 32। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कर दिया। देखो, ये 39 सेकंड में करने के चक्कर में ये गलती हो गई। एग्जाम में आपको इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचना है। अच्छा, ये निकल तांबा और जिंक शामिल किस में होता है? फिर ये शायद सोल्डर में नहीं होगा, तो जर्मन सिल्वर में होगा, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना। अब ये क्वेश्चन बच गया 98, 90, 100, 2 क्वेश्चन बच गए। ओके, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि 6 इकाई का अंक है, और ये
ये संख्याएं दे रखी है, ओके। प्रत्येक संक्रिया बाएं से दाएं की ओर की जाने, ओके। प्रत्येक संख्या के दाएं अंक के स्थान पर में 5 जोड़ दिया जाए, दाएं में 5 जोड़ दो और प्रत्येक संख्या के इकाई अंक के स्थान में 1 घटा दो। तो इस प्रकार निर्मित रूपांतरित श्रेणी संख्या श्रेणी में कौन सा अंक सबसे अधिक बार दोहराया गया है? ओके भाई, यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये 621 है ना, इसके दाएं के अंक कौन सा, इकाई दाएं, 2 में कितना जोड़ दो 5, तो ये 7 हो गया। और इकाई अंक में 1 घटा तो ये 0 हो गया, तो 60 हो गया। क्या ये पहली संख्या आ गई? क्या हो गया भाई? अब देखना, 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 में 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 3 में 1 घटाऊंगा 2 आ जाएगा। ऐसे 2 तो ऐसे रहेगा, 2 में 5 जोड़ूंगा 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 3 ऐसे कैसे, ये 6 ये 5, ये 6 ये 7 ये 4, ये 1 6 7 2 8 और 0। अब ये बोल रहा है कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार दोहराया गया है? एक बार बताओ, 7 कितनी बार दोहराया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 7 दोहराया गया है, 4 बार। 4 कितनी बार दोहराया गया है? 1 बार, 2 बार, ये तो नहीं होने वाला। 2 कितनी बार दोहराया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार ही दोहरा, तो ये भी नहीं होगा। 6 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 6 होगा भाई, ये भी नहीं होगा, तो 6, इनकी डी आंसर होना चाहिए भाई, डी, बिल्कुल डी आंसर है भाई। 100 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है? ओके, ठीक पहले एक अक्षर भी होना चाहिए, ठीक बाद में एक संख्या भी होनी चाहिए। पहले बात में संख्या को डिनोमिनेट करना, ये एक तो टी होगा जिसके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है, तो एक ये हो गया। एक क्या होगा, और तो कुछ होगा, एक ये होगा वाई वाला 2 है ना, और एक ए होगा 3, एक ये 4, इनकी 4 होंगे, 4 ये लोगो 4। तो भाई इसी के साथ आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने सब कुछ किया है भाई, मेरी तरफ से जितना हो सकता था ना मैंने सब कुछ किया। अब आप लोगों को पूरा मॉक करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो चलो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में लिख देना मॉक कैसा लगा, ठीक है। तब तक चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट, शायद कल अपना सेक्शनल मॉक आएगा मैथ का, शायद उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय।